नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी आंसर की चेक की है और एक जो इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट का एवरेज मार्क्स के आधार पर आपके समक्ष में जीके के सवाल रखने वाला हूं और आप खुद निर्णय लेंगे। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो इजी शिफ्ट यहां पर एवरेज मार्क्स के निकल के आ रही वो 22 फेब की फर्स्ट शिफ्ट है। इसमें आपके 20 में से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं और जो सबसे टफ शिफ्ट है एसएससी जीडी की टोटल 53 सेट में एग्जाम हुआ है 20 फेब से जो 30 मार्च 2024 तक है। इन 53 सेट में सबसे इजी तो 22 फेब की प्रथम पारी और सबसे टफ शिफ्ट है वो 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। तो इन दोनों शिफ्टों में कितना टफनेस और इजीनेस है यानी कितना लेवल है जीके का वो आप खुद अपना सब आकलन कर पाएंगे। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि इन इजी शिफ्ट में आपके 20 में से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं और टफ में कितने हो रहे हैं। तभी लगेगा कि जो ये एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि ये इजी है टफ है, ये बता रहा है आपका डाटा, आपका रियल डाटा बता रहा। जो आंसर की बात कैंडिडेट की 27 फेब की थी उसमें एवरेज मार्क्स सबसे कम एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे थे। अब सबसे कम एवरेज मार्क्स का मतलब वो टफ शिफ्ट रही होगी तभी कम आ रहे हैं। और इस टफ शिफ्ट में कैसा जीके था वो इस वीडियो में देखेंगे अपन, सभी आंसर सहित एक तरीके से मॉक फॉर्म में अपन देखने वाले हैं। और इस टाइप से ये जो डाटा है रैंक मित्रा का रियल डाटा जो आप कैलकुलेट करते हो वेबसाइट से अपने आंसर की, वैसे इस रियल डाटा में 30 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जीके का लेवल है वो सबसे नहीं, उसमें आपके एक तरीके से एवरेज मार्क्स सबसे अधिक है, मतलब इजी सबसे ज्यादा बताया गया है। लेकिन जब मैंने इसका जीके चेक किया ना तो मेरे को जो ये सेकंड वाली, ये आपको पता है री एग्जाम हुआ था 30 मार्च को, तो इसमें हो सकता है काफी कम कैंडिडेट का डाटा है, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा एवरेज मार्क्स आ रहा है। बाकी 22 फेब की जो कंटिन्यू एग्जाम हो रहा था उसमें 22 फेब की फर्स्ट शिफ्ट में 103 हाईएस्ट एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा। तो ये इस वीडियो में 22 फेब की फर्स्ट शिफ्ट जो सबसे इजी शिफ्ट है इसका जीके के सवाल मेरे को इसके सापेक्ष इजी लगा तो यहां पर मैं ले रहा हूं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है इन दोनों ही आसान और टफ शिफ्ट में, कितना कुछ अंतर। बाकी ये एग्जाम 20 फेब से 30 मार्च को ये एग्जाम भी हुआ तो टोटल 53 पारियों में 1060 जीके के सवाल यहाँ पर 20 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अकॉर्डिंग पीडीएफ टाइप जो मॉक फॉर्म में आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो उसको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जरूर ज्वाइन करके ये पूरे क्वेश्चन आप जीके गए जो मॉक फॉर्म अटेम्प्ट कर पा सकते हो, लगा सकते हो और देख सकते हो आने वाले एसएससी जीडी जैसे एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं 22 फेब की प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल जो कि एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग इजी शिफ्ट आ रही है इन 53 पारियों में से। अब साथ साथ आपको भी पेन ले लेना है और देखते जाना है कि कितने सवाल यहां से आप करेक्ट कर पा रहे हो। पहला सवाल है, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइएगा दोस्तों, राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम, सत्रिय, कथक, मणिपुरी। आई होप आपने इस इजी सवाल का आंसर भरतनाट्यम में वो करेक्ट किया होगा। आपको पता होगा राधा श्रीधर हो गई, रुक्मणी देवी अरुंदले हो गई, इसके अतिरिक्त पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, ये सभी भरतनाट्यम की तो डांसर हैं। तो आपका इजी सवाल भरतनाट्यम। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 जो कि इंग्लिश फॉर्मेट में है, इसको हिंदी में बताऊं उससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील जो कि नवरात्रि सेल पर आ चुकी हैं। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में कम स्कोर के कारण आने वाले 2025 के एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर अदर रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्या कमी रह गई उसका आप अपना स्व आकलन कर पाएंगे, खुद को परख पाएंगे, अपनी औकात का पता कर पाएंगी मॉक टेस्ट के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। जो टेक्स्ट बुक की इस सेल का फायदा उठाते हुए आज ही पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड के साथ में जो लोवेस्ट प्राइस में, यानी एक दिन में ₹1 के आसपास प्राइस निकल के आ रही है। ये डील जो 12% ऑफ के साथ मिल रही है इस कूपन कोड से। अब इसमें ऐसा नहीं कि केवल एसएससी के एग्जाम ही आप लगा पाएंगे, रेलवे के आप लगा पाएंगे, बैंकिंग के लगा पाएंगे, डिफेंस के लगा पाएंगे, स्टेट पुलिस के लगा पाएंगे। जो भी इंडिया में एग्जाम होते हैं ना 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। और पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर भी एज ए मॉक फॉर्म अटेम्प्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ पास प्रो में जो टेस्ट रहते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी रहेंगे। तो एसएससी जीडी के अब तक आपको पता है 4 एग्जाम्स में ऑनलाइन एग्जाम्स हो चुके हैं। तो वो यदि आप एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कितना लेवल, कितना अनुभव होगा इन एग्जाम से पहले आपने कितने एग्जाम, एक तरीके से रियल एग्जाम सा माहौल क्रिएट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड टीटीजी के यूज करना न भूलें। तो सवाल नंबर 2, विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द मीन इनकम कंप्यूटेड फॉर एवरी मैन, वुमेन, चाइल्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन ग्रुप क्वार्टर्स। मतलब मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का, इजी सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है।
यानी पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट वाले, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में अधिकतम फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी 11 खिलाड़ी हैं। विकल्प 4 करेक्ट है, सबसे इजी। साइमन कमीशन भारत कब आया? आपको पता होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये आया है 3 फरवरी को। अब कौन सी डेट को आया? 3 फरवरी में कौन सी ईयर को आया? 1928 को आया। कहाँ पर आया? बंबई में आया था साइमन कमीशन। कितने ब्रिटिश सांसद थे? 7 ब्रिटिश सांसद थे इसमें। और आपको पूछ ले कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन आया 1944 में। क्रिप्स मिशन कब आया? तो वो आया 1942 में। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? कथक नृत्य, ये सवाल हर कोई कैंडिडेट है, थोड़ा ऑप्शन घुमा फिरा कर है लेकिन करेक्ट कर पाएंगे नाम से ही आप। कथक यानी कथा, कथा एक तो इस विकल्प में आ रहा है, एक इस विकल्प में आ रहा है। अब नृत्य है तो कथा के साथ नृत्य तो आएगा ही आएगा, नृत्य और कथा इसमें आ रहा है, साथ ही साथ संगीत भी होता ही है। तो कथक नृत्य जो यूपी का है और इस शास्त्रीय नृत्य, इसमें संगीत, नृत्य, कथा, ये करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। रुक्मणी देवी को सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। रुक्मणी देवी अरुंदले ये भरतनाट्यम की कलाकार हैं, आपने देखा है। श्रीधर, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी ये भरतनाट्यम की डांसर है, ये भी इजी है। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अंजुम चोपड़ा आपको पता होगा, ये पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है और जो दिल्ली से, नई दिल्ली से आती है अंजुम चोपड़ा है। तो ये एक तरीके से क्रिकेट खिलाड़ी है। आपने इसको आई होप क्रैक किया होगा, नहीं किया तो सवाल नंबर 8 देख लीजिएगा। 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम, जिसका नाम है पीएम प्रणाम, यानी पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमोल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ है। तो ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। बाकी धरती माता की बहाली, जागरूकता, सर्जन, धरती माता के सुधार के लिए जो पीएम प्रणाम योजना है, 2023 में ये योजना आई थी, 28 मई को ये योजना आई थी। इसका उद्देश्य क्या? तो इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा वैकल्पिक उर्वरक को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना। तो रासायनिक उर्वरक को बैलेंस कैसे करना है, वैकल्पिक उर्वरक को अपनाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 9, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सभी को आंसर पता होगा। महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। किन्हें? रतन टाटा को दिया गया है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, यानी गैस से डायरेक्टली किस में बदल जाना? सॉलिड में। आपने देखा होगा एक ऊर्ध्वपातन था जो कि उल्टा था, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। यहां पर गैस से सॉलिड यानी ठोस में, गैस से डायरेक्टली ठोस में बदल जाने को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो गैस का दरों में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में बदल जाना, वाष्पन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा निक्षेपण होगा। जो गैस डायरेक्टली ठोस में कन्वर्ट हो रही है वो निक्षेपित हो रही है, निक्षेपण हो रहा है, यानी डिपोजिशन। नेक्स्ट आपका है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित रविशंकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार वादक, रविशंकर सितार वादक। नेक्स्ट सवाल, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर ये कौन सी नदी के सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। और ये हड़प्पा सभ्यता है कहाँ पर? ये दोस्तों मोंटगोमरी जो जिला पंजाब पाकिस्तान में है वहां पर है। और यहाँ पर अनगार, बैलगाड़ी की साक्ष्य वगैरह भी मिले थे। नेक्स्ट सवाल है, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है? 2023 में जो मराठा कुणबी थे, अब यहाँ पर मराठा शब्द आते आप कहेंगे महाराष्ट्र की बात हो रही, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। डायरेक्टली यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जाना चाहिए एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के कौन से 20वें मुख्यमंत्री हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? शिवसेना के प्रमुख हैं। 20वें जो मुख्यमंत्री बने थे ये 2022 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये सभी को आंसर पता होगा। कृषि वैज्ञानिक जो भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, जैसे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है ना, उसी प्रकार भारत में हरित क्रांति के जनक है दोस्तों स्वामीनाथन, यानी MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ था 28 सितंबर 2023
23 को निधन हुआ। ये चेन्नई तमिलनाडु से, इनका वैसे जन्म उस समय मद्रास में हुआ था, मद्रास तमिलनाडु। और जो आपको पता होगा एम एस स्वामीनाथन कौन है, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला? ये 2024 में घोषणा हुई है। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा 2024 में की गई है। और साथ ही साथ इन्हें सारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं एक तरीके से। भारत रत्न 2024, इससे पहले इन्हें 1989 में इन्हें पद्म विभूषण, जो सेकंड हाईएस्ट आपका अवार्ड है, पद्म विभूषण। और उसके पहले 1967 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। 1972 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। और 1971 में रमन मैगसेसे अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो ये है एम एस स्वामीनाथन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? आप कहेंगे सबसे कम तो हमने हरियाणा का सुना था, 879 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिला कितनी, सबसे कम हरियाणा में राज्य के केस में। बाकी सबसे कम दमन दीव का लिंगानुपात है, वो आपकी 618 यूटी में, ठीक है, दमन दीव। लेकिन इन विकल्प में सबसे कम आपको दिख रहा है वो राजस्थान है। और आपको बता दूं सबसे हाईएस्ट लिंगानुपात केरल का है। केरल का कितना है? 1084। उसके बाद यहाँ पर पुदुचेरी का भी, यूटी में सबसे अधिक पुदुचेरी का है जो कि 1037 है। अब केरल के बाद सेकेंड हाईएस्ट है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का कितना है? 996। उसके बाद आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कितना? 993 है, ठीक है। और उसके बाद मणिपुर का 992 है। लेकिन इन विकल्प में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ही तो हाईएस्ट राज्यों में सेकंड और थर्ड है। और राजस्थान नीचे से आता है इसमें से, तो कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है, ठीक है। तो ये सबसे इनमें से कम हो जाएगा। बाकी ओवरऑल में सबसे कम तो आपको पता हरियाणा का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय की 5 रिट जो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में, यदि आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता तो आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हो। इनमें से 5 रिट याचिका में प्रतिषेध है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, जल शोली, ये नहीं है। अब आप कहेंगे 3 तो ये गए, और कौन से हैं? और आपका हो जाएगा परमादेश, इसमें नहीं है, ठीक है, परमादेश नहीं है। और इसमें जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण यानी निचली अदालतों का जो, ऊपरी अदालतों का जो निर्णय वो मानना पड़ेगा, तो उत्प्रेषण है। ये एक तरीके से 5 है, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो। हिंदी में कहे गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात यानी बिलो पॉवर्टी लाइन को क्या कहा जाता है? गरीबी अनुपात, या फिर उसे क्या कहते हैं? तो या फिर उसे कहते हैं व्यक्ति गणना अनुपात। क्या कहते हैं? व्यक्ति गणना अनुपात कहो, गरीबी अनुपात जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो एक ही बात है। तो इसे कहेंगे हेड काउंट रेशियो। अब यहाँ पर एक और विकल्प है गिनी कॉफिशिएंट, यानी गिनी गुणांक क्या होते हैं? गिनी गुणांक का मतलब होता है कि अमीर और गरीब, सबसे अमीर या फिर सबसे जो गरीब है, इनकी असमानता ये दर्शाता है गिनी गुणांक। आय वितरण का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, आय की विषमता को ये बताता है, असमानता को बताता है। गिनी गुणांक में एक लॉरेंस कर्व भी आता है जो कि आय की विषमता को, यानी गरीब के, अमीर के पास पूरे देश की आय का 10% अमीरों के पास है, तो इस टाइप से ये असमानता है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गिनी कोफिशिएंट यही बताता है। गिनी कोफिशिएंट जो 100% आ गया तो मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक असमानता। और 0% आ गया गिनी गुणांक तो इसका मतलब असमानता बिल्कुल नहीं है। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? 18वां सवाल। गुरु पर्व सभी को पता होगा, गुरु पर्व मनाते हैं सिख समुदाय, क्योंकि ये सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। नानक देव का जन्म दिवस है। वो गुरु पर्व को आप प्रकाश पर्व भी कहते हो, ठीक है। और ये गुरु पर्व कब आता है? ये आता है जो कार्तिक मंथ होता है ना, कार्तिक माह, उसकी पूर्णिमा को आता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु पर्व मनाया जाता है। और नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ था राय भोई की तलवंडी, ठीक है, राय भोई की तलवंडी, ये लाहौर के पास ही है, ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। वहाँ पर इनका जन्म 1469 में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस को एज ए गुरु पर्व, प्रकाश पर्व मनाते हैं सिख समुदाय के लोग। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य? आपको पता है भारत में वर्तमान में भाग 4 क आर्टिकल 51 क के 11 क्लोज में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और इन 11 कर्तव्यों को
शुरुआत में 10 कर्तव्य ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये रशिया से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। इनमें से पूछा है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने वाला मौलिक कर्तव्य कौन सा है। 51A में ए है कि डी है कि सी है कि बी है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला 51A का ए, यानी 11 का 11K तक मौलिक कर्तव्य आपको बार बार बताया हुआ। यहाँ से ए वाला है ना, ये आपको पता होगा जो 51A में संविधान की जो पालना करना, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय, यहाँ पर आपको पूछा है ना राष्ट्रीय गान है, इन सभी का सम्मान करना, आदर करना 51A में है। 51D में क्या है, देश की रक्षा करना। 51D में क्या, देश की रक्षा है। 51AC में क्या है, तो ये आपको पता है ABC, 3 भाग है ना ABC, यानी प्रभुता, एकता, अखंडता, इनको रक्षा करना। प्रभुता, एकता, अखंडता की प्रभुता, एकता एंड अखंडता। इसी प्रकार बात करें 51AB में क्या है, तो बी में आपका हो जाएगा जो स्वतंत्रता वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है वो अपने हृदय में रखना है 51A में। 51A फिर ई में आपको पता है समरसता और भ्रातृत्व की भावना थी। जी में आपको पर्यावरण की रक्षा करना था। तो इस टिप से आई में आपका एक तरीके से सार्वभौमिक संपत्ति वाली को सुरक्षा करना, ये सभी आपको बताए हुए। फीफा अंडर-17 विश्व कप, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। अब जापान, इंडोनेशिया, स्पेन, पुर्तगाल, फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने मेजबानी की थी। जर्मनी इसमें चैंपियन रहा था फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023, इंडोनेशिया करेक्ट है। तो इस टाइप से ये 20 सवाल जो कि सबसे इजी शिफ्ट वाले थे, इनके आंसर इस टाइप से मॉक फॉर्म में इस पीडीएफ पे मिल जाएंगे और ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसी प्रकार से अपन देखने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। अब बारी आती है टफ शिफ्ट की। अब आप कमेंट सेक्शन में सेव तो कर लिया होगा आपके इस इजी शिफ्ट में कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। अब जानते हैं टफ शिफ्ट जो कि 27 फेब की फर्स्ट शिफ्ट है। अब दोबारा तैयार हो जाइएगा। एसएससी जीडी 2024 27 फेब फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल का क्या कुछ लेवल है। पहला सवाल, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं। ये टफ शिफ्ट की बात हो रही है। आर्टिकल 19 का कौन सा हिस्सा नहीं है, कहने को टफ है लेकिन ये सवाल तो ईजी है, आप सभी को आंसर पता होगा। आर्टिकल 19 से 22 जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, इसमें आर्टिकल 19 में कौन सा हिस्सा नहीं है जो पहले था बाद में हटा दिया गया, वो है संपत्ति का अधिकार। पहले ये 19F में था लेकिन बाद में ये आपको पता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसे अब मौलिक अधिकार से हटाया गया है। तो यहाँ पर 19 में टोटल 6 क्लोज है। अभी 19A में, अब इसका एक ट्रिक भी है, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। बोस संग आया गया और बस व्यापार किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 जो ए है ना उसमें है वो यानी बोलने की आज़ादी, 19B में स यानी सभा की आज़ादी, 19C में संघ बनाने की आज़ादी, आया गया ये 19D में है यानी पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, और उसके बाद ई में और बस यानी बसने की आज़ादी, रहने की आज़ादी ई में है, और बस व्यापार किया। एफ आपको पता है नहीं, फिर जी में है व्यापार करना यानी बिजनेस करना, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है, ये भी आपको आंसर कर लेंगे आई होप। व्हाइट गुड एकदम सफ़ेद वस्तु है, व्हाइट यानी सफ़ेद, गुड यानी वस्तु है। अब सफ़ेद वस्तु इनमें से कौन सी, कृषि उपकरण क्या सफ़ेद होते हैं, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर लोहे के होते हैं, सफ़ेद का होते हैं। फार्मेसी उत्पाद भी सफ़ेद नहीं होते। एयर कंडीशनर सफ़ेद है, एलईडी लाइटें सफ़ेद है, तो डायरेक्टली इससे हो जाता है ये सवाल। तो ऐसे जो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले विशेषकर जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं जो सफ़ेद होते हैं, जिसमें एयर कंडीशनर हो गई आपके, एलईडी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीजर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, स्टोव है, ये सभी वाइट गुड्स हैं जो कलर सफ़ेद रहते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते हैं। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, सभी को पता है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है। अब नेक्स्ट सवाल है, भारत के तत्कालीन वायसराय, अब ये थोड़ा अलग टफ सवाल आ गया। भारत के तत्कालीन वायसराय उस समय 1876 से 80 में थे। लॉर्ड लिट्टन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे की शुरुआत के साथ बढ़ गया। दूसरा कौन सा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, पुर्तगाली अफगान युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। एक तरीके से आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा सेकंड युद्ध हुआ था 1876 से 80 के दरमियान। ये यदि आपको पता है, 1878 से 80 भी इन्होंने लिख दिया, 1878 से 80 के मध्य कौन सा सेकेंड युद्ध हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था 78 से 80 के मध्य
आंग्ल अफगान युद्ध, कौन सा? आंग्ल अफगान युद्ध सेकंड युद्ध हुआ था 1878 से 80 में। आंग्ल अफगान में प्रथम कब हुआ था? तो आंग्ल अफगान प्रथम ये 1838 के आसपास हुआ था, 1838 से 1842, और तृतीय हुआ था 1919 में आंग्ल अफगान में। आंग्ल, इसके अलावा आप देख पा रहे हो मैसूर युद्ध भी है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता होगा, पहला हुआ था 1767 से 69 में, दूसरा हुआ था 1780 से 84 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1790 से 92 में हुआ था। तो ये सभी युद्ध आपको पता होने चाहिए। आंग्ल फ्रांसीसी, पुर्तगाली अफगान, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल ब्रह्मा युद्ध है। इनसे सवाल अब आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? अब जो ये कुडियाट्टम है ये कहाँ का है? केरल का एक नाट्य है, नाटक रूप है, ठीक है। तो केरल का जो कुडियाट्टम है ये यूनेस्को के विश्व पुरातन कला में भी सम्मिलित है, और एक नाटक है, एक अभिनय का रूप है, कला का रूप है। तो ये इसके एक तरीके से दिग्गज जो पुनर्जागरण में के नाम में आते हैं, वो दिग्गज कौन है? तो वो दोस्तों हो जाएगा अमनूर महादेव चाक्यार। ये भी थोड़ा अलग सवाल था, हटकर थोड़ा टफ था। तो कुडियाट्टम जो केरल का है, और कुडियाट्टम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो संगठित नृत्य, आप नाटक कह सकते हो, संगठित नाटक है, संगठित नाटक या अभिनय कह सकते हो। और ये मंदिर में विशेषकर इस टाइप से, मंदिर का जो नाट्यगृह है वहाँ पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। और मंदिर में भी कौन सा मंदिर? और इसको जो मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है वो मंदिर रहता है कुतम्पलम मंदिर की, ठीक है, कुतम्पलम मंदिर है। और यहाँ पर दो रूप प्रस्तुत होते हैं, एक चाक्यार रूप, एक नदियार रूप। तो चाक्यार इनमें से एक है। नेक्स्ट अपना करेक्ट सवाल देखते हैं, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख, अशोक के अधिकांश शिलालेख, करेक्ट आंसर दो प्राकृत में थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस में थे? प्राकृत में थे, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, और प्राकृत में थे, दो थे। त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ है? करंट अफेयर्स का 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री त्रिपुरा के दिग्गज आदिवासी नेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, जो त्रिपुरा के 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री मिला है। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, साथ में का 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? दिनेश कार्तिक की ये धर्मपत्नी दीपिका पल्लिकल कार्तिक, जो क्रिकेटर दिनेश कार्तिक है उनकी पत्नी है, कौन सा स्पोर्ट खेलती है? आप कहेंगे दिनेश कार्तिक क्रिकेटर है तो ये भी क्रिकेटर होगी, तो गलत बात है। इसका आंसर है स्क्वॉश खेलती है। कौन सा गेम खेलती है? स्क्वैश खेलती है। 8वें का 2 करेक्ट है। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का एक कारण है? बेरोजगारी का कारण अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा से बेरोजगारी, ये तो मतलब तुक्के से एक तरीके से सही कर सकते हो। तीव्र आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होगा तो बेरोजगारी कहाँ होगी? शिक्षा से बेरोजगारी कहाँ होगी? धीमी जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या ज्यादा होती तब बेरोजगारी होती है। अब एक ही विकल्प रहा, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने का पर प्रवासन हो जाना, वो आपकी बेरोजगारी का कारण है। किसी विशेष क्षेत्र में कोई बड़ा पैमाना एक साथ किसी क्षेत्र में आ जाए तो एक तरीके से वो बेरोजगारी का कारण बन जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 126। तो यहां पर आर्टिकल 126 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मान लेते हैं अनुपस्थित हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उस केस में उस सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है ना, उसके द्वारा कार्यालय के कर्तव्यों का पालन किया जाता है। वो आर्टिकल 126 के तहत किया जाता है, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। आपको पता है तदर्थ एड हॉक जजेस क्या होते हैं? एड हॉक जजेस, मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई बैठक बुलानी है और गण पूर्ति नहीं हो रही है, पूरे सदस्य जजेस नहीं हो रहे कंप्लीट बैठक के लिए, सत्र के लिए, उस केस में सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने वाले जजेस को यहाँ पर लेकर आती हैं उस बैठक में एक तरीके से, और वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज कहलाते हैं, तो वो तदर्थ न्यायाधीश कहलाएंगे। और इसका वर्णन आर्टिकल 127 में दिया रहा है। और फिर यहाँ पर उच्चतम न्यायालय अभिलेख के न्यायालय होने पर, यानी जो उच्चतम न्यायालय है ना वो एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया तो वो एज ए साक्ष्य मान्य होगा। कोई भी न्यायालय उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में ये खामियां, वो एक तरीके से पूर्णतः वैधानिकता है, उसकी वैधानिकता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। वो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय का ये आर्टिकल 129 में वर्णन है। इसी प्रकार हाईकोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होते हैं, वो आर्टिकल 125। तो हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के जो हाईकोर्ट वाला आदेश है, डिक्री है, उसको एज ए साक्ष्य वो काम में लेते हैं, उसको कोई भी वैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं,
विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? अब पहलवान की आयु जो कि विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो ये जो कम से कम आयु है ना, ये एक तरीके से ओलंपिक वाले तय नहीं करते, ये राष्ट्रीय महासंघ तय करता है। तो ये कम से कम आयु होती है रेसलिंग में 17 वर्ष, राष्ट्रीय महासंघ उसको तय कर देता है 17 वर्ष मिनिमम आयु। इसी टाइप से फेंसिंग तलवारबाजी के लिए 13 वर्ष मिनिमम आयु है, ताइक्वांडो के लिए 14 वर्ष मिनिमम आयु है, और साइकिलिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, इन सभी के लिए 17 वर्ष है। मैराथन के लिए 20 वर्ष बताते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी दोस्तों की है भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। और इसमें चैंपियन रहा है वो स्पेन रहा है 2022 का, ये जो अंडर 17 महिला विश्व कप है फीफा का। और ये कहाँ पर हुए? भारत की 3 सिटीज़ में हुए हैं। भारत में जो इसकी मेजबानी की है, एक तो हुआ ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। सेकेंड ये हुआ है मारगांव गोवा में हुआ है। थर्ड ये हुआ है दोस्तों नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो 3 जगह पर ये हुआ था। और नेक्स्ट अभी 2024 में अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक में होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो नाबार्ड ने MYRADA, इसका मतलब ये होता है कि मैसूर, मैसूर हो जाएगा MY, उसके बाद रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसको कब एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो ये दी थी दोस्तों 1987 में दी थी। और जो मायराडा है इसकी स्थापना कब हुई, कब स्थापित हुआ? तो ये 1968 में हुआ था। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो नाबार्ड दोस्तों कहने को तो ये 1982 में स्थापित हुआ था। 1982 को 12 जुलाई को होता। वर्तमान में शाजी के भी इनके अध्यक्ष है नाबार्ड की। तो नाबार्ड ने एक तरीके से कह सकते हो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंकों के साथ उनके जुड़ाव के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 1987 में ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी। एक सवाल पूछा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1992 में हुआ था। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क साक्षरता दर कितनी है? अब भारत की साक्षरता दर सभी को पता है 74%, लेकिन यहाँ पर वयस्क का पूछा, 15 वर्ष प्लस यानी एडल्ट की जो लिटरेसी रेट है, ये सवाल वाकई में टफ सवाल था। 15 वर्ष प्लस की साक्षरता रेट आप गूगल भी करेंगे थोड़ा आपको लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसका आंसर खोजने में। तो इतना एक तरीके से ये टफ सवाल। वयस्क साक्षरता दर भारत की कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 63.3% है भारत की वयस्क साक्षरता दर। और यहाँ पर जो 63.3% है ना, ये मैंने गलत कर दिया, 69.3 है, ठीक है, 69.3 है वाकई में। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसमें आपको देखेंगे मेल की है 78.8, जो वयस्क साक्षरता है ना 15 प्लस में, मेल की है 78.8 और फीमेल की है 59.3%। इसका एवरेज करेंगे लगभग 69 के आसपास आएगा। तो 69.3% है ये वयस्क साक्षरता दर। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। तो 69.3 के बाद हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव मनाते हैं? पुष्प उत्सव, फ्लोरल फेस्टिवल, पुष्प उत्सव कौन सा है? तो ये तो आप कह ही दोगे, एक तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 4। पुष्प नाम से पुष्प फूल, तो फूलाइच उत्सव। तो ये कहाँ पर मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में विशेषकर ये मनाया जाता है। और फूलाइच है ये सितंबर महीने में मनाते हैं और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिसका निधन हो चुका है। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है फूलाइच उत्सव को पुष्प उत्सव है एक तरीके से। अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा। नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम। अब गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिले का नाम आया है तो आप भी इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, और ये शुरुआत हुई है 1960 में। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में इसकी शुरुआत हुई है और ये शुरुआत हुई थी 7 राज्यों के, प्रत्येक राज्य में एक जिला लिया गया और उस एक जिले में कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देना था। और जैसे कि राजस्थान में पाली जिला लिया गया था,
तमिलनाडु में तंजावुर जिला लिया गया था। इसी प्रकार पंजाब में लुधियाना एक जिला लिया गया था, एमपी में रायपुर लिया गया था, बिहार में शाहाबाद लिया गया था, यूपी में अलीगढ़ लिया गया था, आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी लिया गया था। और ये जो एक तरीके से सफल रही थी योजना गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जब सफल रही तो 1965 या फिर 66-67 में अपनी हरित क्रांति आ गई थी इसकी सफलता के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा ही मात्रक है? ये तो इजी रहेगा, इजी सवाल भी इसमें कुछ। तापमान का ऐसा ही मात्रक है केल्विन है। क्या है? केल्विन तापमान का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अब 19वां सवाल यहाँ पर ओरुनोदाई 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? अब आपको पता है ओरुनोदय एक योजना आई थी, अब 2.0 बाद में, लेकिन ओरुनोदय योजना है ना, ये तो 2020 में आ गई थी। कब आई थी? 2020 में 2 अक्टूबर को कोविड के दरमियान आ गई थी। और ये एक तरीके से महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाएं हैं ना, उस राज्य के द्वारा गरीब परिवार की महिला को यहाँ पर इस योजना के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। अभी यहाँ पर 1250 रुपये कर दिए गए प्रतिमाह। तो ये योजना एक तरीके से 2 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई असम राज्य में। अरुणोदय असम राज्य की योजना है। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम। मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुंडले। ऑप्शन ए करेक्ट है 20वें का। ये सभी आप आंसर भी देख सकते हो इन सभी क्वेश्चंस का एक साथ यहाँ पर। तो इन टफ वाली शिफ्ट में 20 में से आपने कितने करेक्ट किए वो, और इजी वाली शिफ्ट में 20 में से आपने कितने करेक्ट किए वो। अब दोनों का अलग अलग आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और तभी पता चलेगा कि इजी शिफ्ट वाकई में कितनी इजी थी और टफ शिफ्ट कितनी टफ थी। जीके के, अब यहाँ पर ये आपको पता है जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, आपके एसएससी जीडी में हिंदी के, इन सभी के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं जीके के क्वेश्चंस के आधार पर इन दोनों शिफ्टों की तुलनात्मक रूप से देखेंगे कितना इजी है, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स एक का निकल के आ रहा 90 और एक का निकल के आ रहा 103 टफ शिफ्ट का, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है जो आंसर की के अकॉर्डिंग देखे तो। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है ये शिफ्ट, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। 3-4 सवाल ऐसे हैं जो टफ हैं उसमें नहीं थे, और वही कुछ अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3-4 सवाल टफ होंगे ना, उसमें भी 8 नंबर का अंतर आ जाएगा। तो आप बताना, बाकी पता चल जाएगा। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, सभी शिफ्टों की एक साथ जीके की। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक की नवरात्रा सेल का फायदा उठाना चाहते हैं टीटीजे के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। बाय बाय।